तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति। तो हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। जब बाज़ार में ज़्यादातर चीज़ों की और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण से देखेंगे कि पहले जो सामान 100 रुपये का मिलता था, अब वही सामान 110 रुपये का मिलता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा है उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि पैसे की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। यह अच्छी भी होती है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ही वस्तुओं और सेवाओं के दाम बहुत ही कम हो जाने से लोगों के अंदर काम करने का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। इसीलिए थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है, 2 से 4% तक। तो हम ये देखेंगे कि मुद्रास्फीति के पहले देखेंगे कि प्रकार क्या होता है। इससे पहले हम एक भ्रम के बारे में जानना चाहेंगे कि वो भ्रम क्या है। जैसे कोई परिवार है, वो कोई व्यक्ति है, वो 10,000 रुपये कमाता है, लेकिन 2 साल में वो 15,000 कमाने लगता है। तो उसको ये लगता है कि मेरी इनकम बढ़ गई है, मैं अब 5,000 ज़्यादा कमाने लगा हूँ। लेकिन अगर इतने सालों में उसकी इनकम 10,000 से 15,000 हुई, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि महंगाई जो है, पहले जो सामान 100 रुपये का मिलता था वो 150 का हो गया। तो असल में ये देखा जाए कि उसकी इनकम बढ़ी नहीं है, वो उसको एक भ्रम है। तो यह भ्रम मुद्रास्फीति से संबंधित है। अब हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति का प्रकार। अब जैसे एक होता है कि चलती हुई मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सालाना 2 से 3% अगर बढ़ रही है मुद्रास्फीति तो इसे अच्छा माना जाता है। यानी कि अगर मुद्रास्फीति 10% से कम हो। अब एक होती है वॉकिंग मुद्रास्फीति। इसका मतलब ये होता है कि 3 से 10% अगर सालाना बढ़ रही है मुद्रास्फीति तो इसको कंट्रोल में रखने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। फिर एक होती है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, जिसमें 10 से 20% या उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, सामानों के दाम बढ़ रहे हैं, तो खतरनाक है। फिर एक है हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे 1000% बढ़ गया, जैसे जिम्बाब्वे जर्मनी में एक समय में हुआ था, तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है इसमें। अब कारण के आधार पर देख लेते हैं। कारण के आधार पर ये होता है कि मांग जनित। अब अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? अर्थव्यवस्था में कुछ लोग खरीदने वाले होते हैं, कुछ बेचने वाले होते हैं, कुछ उत्पादन करने वाले होते हैं और कुछ कंज्यूमर होते हैं। अब जैसे ज़्यादा नौकरी है लोगों के पास अगर, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो ऐसे में क्या होता है कि सब लोग सामान खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर जो लोगों की इच्छा है, मांग बहुत ज़्यादा हो गई है और सप्लाई कम है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि सामानों के दाम, सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं। फिर एक होता है लागत जनित महंगाई। तो हमने खरीदारी की तरफ से देखा, अब हम प्रोडक्शन की तरफ से देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर कोई सामान बना रहा है, लेकिन अगर उसकी प्रोडक्शन लागत बढ़ रही है, कच्चा माल ज़्यादा महंगा मिल रहा है, मजदूरी महंगी है, तेल महंगा है, तो कंपनियां जो है वस्तुओं के दाम बढ़ा देती हैं। तो इसको लागत जनित महंगाई कहते हैं या इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर एक होता है स्ट्रक्चरल क्या है कि जैसे कुछ सेक्टर में सप्लाई की कमी, जैसे भारत में फूड वाला सेक्टर है, जैसे प्याज टमाटर महंगे हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या है कि कभी कभी सप्लाई उत्पादन कम हो जाता है प्याज टमाटर की, या फिर तेल के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में क्या है कि महंगे हो जाती हैं चीज़ें। फिर एक होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन।
मजदूरी बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, फिर मजदूरी से मजदूरी की मांग बढ़ती है, ऐसे चलता रहता है कि जो है अगर मजदूरी बढ़ती है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, वो खरीदेंगे ज़्यादा, फिर उधर से सामानों के दाम बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। महंगाई कैसे बढ़ती है? अगर ज़्यादा पैसे छाप रही है सरकार तो महंगाई बढ़ेगी। फिर हम देखते हैं कि मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। फिर हम देखेंगे कि अगर तेल, कच्चा माल, मजदूरी महंगी हो गई तो महंगाई बढ़ेगी। ख़राब मौसम है, फसल ख़राब हो गई तो खाद्य महंगाई बढ़ेगी। फिर हम देखते हैं कि सरकार का खर्च अगर ज़्यादा हो रहा है तो यानी लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुँचेगा तो महंगाई बढ़ेगी। फिर हम देखते हैं कि सरकार अगर टैक्स बढ़ाती है तो भी जो है महंगाई कुछ देखने में आती है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स, अगर टैक्स बढ़ाती है तो थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर टैक्स बढ़ाती है तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। जैसे कुछ सामान होते हैं, जैसे पेट्रोल है, सिगरेट है, और तो इसमें क्या करती है सरकार, टैक्स बढ़ा देती है। यानी कि कंपनियां पहले से ही टैक्स वसूल लेती हैं और सरकार को देती हैं। तो जब कंपनी पहले से टैक्स वसूल लेगी तो वो वसूलेगी कंज्यूमर से, यानी कि जो सामान खरीद रहा है। और टैक्स बढ़ने से कैसे महंगाई बढ़ती है? जैसे कारपोरेट टैक्स है, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अगर उनसे सरकार टैक्स ज़्यादा ले रही है तो उससे क्या होगा कि वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा है तो फिर महंगाई बढ़ेगी। अब हम देखेंगे कि प्रभाव क्या होता है। तो हम ये देखते हैं कि अच्छा प्रभाव अगर देखें तो सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है कि व्यापार बढ़ता है, निवेश बढ़ता है। जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार क्या करती है कि वो कंट्रोल करने के लिए कुछ पैसा सड़क में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है, तो निवेश बढ़ता है। फिर किसको फ़ायदा होता है? कर्जदार जो होता है उसको फ़ायदा होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल पहले 10,000 रुपये अगर किसी से कर्ज लिया है और वो आज उसको चुका रहा है, तो असल में क्या होगा कि वो 10,000 नहीं चुका रहा है, वो उससे कम चुका रहा है। क्योंकि पहले अगर हम 10,000 की क्षमता देखें तो अगर 10,000 का पहले कोई सामान आता था अगर और आज वही सामान हमको 7,000 में या 6,000 में मिल रहा है, तो असल में पैसे की कीमत जो है वो घट गई है और कर्जदार को फ़ायदा होता है। कुछ उत्पादन भी बढ़ता है महंगाई बढ़ने से, जैसे सोना, रियल इस्टेट, ज़मीन जायदाद के समय के साथ महंगी होती है। बुरा प्रभाव क्या है? बुरा प्रभाव ये है कि गरीब और जो फिक्स इनकम वाले जो हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सैलरी नहीं बढ़ती है लेकिन सब महंगी होती जाती है। बचत का मूल्य घटता है। जैसे लोग कमाते हैं तो पैसा बचाते हैं, लेकिन आज मान लीजिए 10 साल पहले अगर किसी के पास 1,00,000 रुपये था तो उसकी वैल्यू क्या थी और आज 1,00,000 की वैल्यू क्या है। तो अगर वो 1,00,000 बचाया है कोई आदमी 10 साल पहले का, तो आज उसकी वैल्यू घट गई है। बचत का मूल्य घटता है, इसका मतलब यही है कि अगर कोई सेविंग किया है 10 साल पहले और आज उस सेविंग की क्षमता कम हो गई है। फिर हम देखते हैं कि अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ती है, निर्यात महंगा हो जाता है, व्यापार घाटा होता है, निवेश कम होता है, सरकार का खर्च बढ़ता है। जैसे महंगाई बढ़ती है तो महंगाई भत्ता देना पड़ता है। अब मुद्रास्फीति नापी कैसे जाती है? तो इसमें ये 2 सूचकांक, 2 इंडेक्स सरकार ने बनाया है। एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा होता है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स।
एक होता है रिटेल। अब सरकार ऐसे करती है कि एक आदमी की ज़रूरत के लिए जितनी भी सामान चाहिए उसकी एक टोकरी बनाती है, यानी कि एक ग्रुप बनाती है वस्तुओं की कि एक आदमी इतनी वस्तुओं का उपभोग करता है। तो सरकार देखती है कि शैम्पू से लेके, तेल से लेके और बिस्किट, चाय और तमाम तरह की जितनी चीज़ें आदमी उपयोग करता है, तो उन सब चीज़ों को वो एक टोकरी बना के रखता है कि ये पूरी टोकरी कितने में आ रही थी पहले, 2 साल पहले या 1 साल पहले, और आज उसकी कीमत कितनी है। इसको और सरल भाषा में देखेंगे कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो जितनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल 1 साल पहले करता था, यानी कि उसका महीने का बजट अगर 10,000 रुपये वो खर्चा करता था, तो आज 1 साल बाद वो 12,000 हो गया है या 15,000 हो गया है। तो इस आधार पे CPI नापा जाता है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये रिटेल इन्फ्लेशन को नापता है, जिसमें खाना, घर, किराया, ये सब देखा जाता है। दूसरा होता है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें देखा जाता है कि फैक्ट्री स्तर पे कीमतें कितनी बढ़ी हैं। कोई पार्ले का बिस्किट अगर फैक्ट्री में 1 साल पहले बनने में कितना पैसा खर्च होता था और आज कितना खर्च हो रहा है, प्राइस कितना बढ़ रहा है। तो थोक मूल्य सूचकांक में सेवा नहीं शामिल होती है, सेवाएं। अब एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जो हमारा फूड है और एनर्जी है, खाद्य और ईंधन, इनको हटा के जब इन्फ्लेशन नापा जाता है तो उसे बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है कि खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति जो होती है उसे हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसको कैसे नापा जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से नापा जाता है। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या कहें कि 3 चीज़ें होती हैं। पहला है कि सरकार क्या करती है, और दूसरा है कि RBI क्या करती है, और कुछ अन्य उपाय भी होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सरकार क्या करती है। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह की चीज़ें मेजर होती हैं। जैसे सरकार जिस तरीके से करती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। और RBI जिस तरीके से कंट्रोल करती है उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब हम देखेंगे पहले कि RBI क्या करती है। RBI करेगी कि रेपो रेट बढ़ाती है महंगाई कम करने के लिए। तो उसमें क्या होगा, जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक जो है RBI से लोन जब लेंगे तो लोन महंगा देगी। जब लोन महंगा हो जाएगा तो नीचे भी बैंक उसका इंटरेस्ट बढ़ा देगा, लोग कम लोन लेंगे, खर्चा कम होगा, मांग कम होगी और महंगाई भी कम होगी। फिर क्या करती है RBI? CRR SLR बढ़ा देती है। अब CRR SLR क्या है? सरकार ये RBI ये कहती है कि जो बैंक हैं वो अगर उसके पास 100 रुपये है तो वो पूरा पैसा लोन में नहीं दे सकती है। उसको कुछ पैसे अपने पास रखना पड़ेगा, कुछ पैसे RBI के पास रखना पड़ेगा। तब जितना पैसा बचेगा तब उतने पैसे में बैंक व्यवसाय करेगा। तो जब CRR SLR सरकार बढ़ा देगी, RBI बढ़ा देगी, तो बैंक को कुछ ज़्यादा पैसा RBI के पास रखना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा पैसा अपने पास भी सेव करके रखना पड़ेगा। तो उसके पास देने के लिए कम पैसा होगा तो मार्केट में कम पैसा जाएगा और लोग कम खरीदारी करेंगे, तो महंगाई कंट्रोल में होगी। फिर एक होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? RBI ये करता है कि बांड बेच करके पैसे निकाल लेती है। एक पत्र होता है, सरकार RBI कहती है कि हम एक बांड निकाल रहे हैं मार्केट में और इसको हम बेचेंगे। तो लोग जब बांड खरीदेंगे तो लोगों के पास वो पत्र चला जाएगा और उसके बदले RBI के पास पैसा आ जाएगा, यानी मार्केट से पैसा RBI अपने तरफ खींच लेगी।
तो बांड बेच करके भी पैसे अगर सरकार आरबीआई निकाल रही है तो इससे महंगाई कंट्रोल में होती है। तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा दिया, सीआरआर एसएलआर बढ़ा दिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन से बॉन्ड बेच करके पैसे निकाल लिया, तो इससे आरबीआई द्वारा महंगाई कंट्रोल में होगी। फिर हम देखते हैं राजकोषीय नीति, यानी सरकार क्या करती है। सरकार करेगी कि टैक्स बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ाएगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए कम बचेगा। फिर क्या करेगी कि सब्सिडी कम कर देगी, पहले जो गैस पे तेल पे सब्सिडी देती थी उसको बंद कर देगी, तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, खर्च कम करेंगे। फिर क्या करेगी, खाद्य स्टॉक जारी करेगी कि गेहूं और चावल का स्टॉक जारी करेगी, पीडीएस के जरिए उसको बांटना है। और क्या करेगी, सरकारी खर्च कम कर देगी, तो इससे महंगाई कंट्रोल में आएगी। जब सरकार खर्च बढ़ाती है तो लोगों के पास पैसा जाता है और वो खर्च करते हैं और महंगाई बढ़ती है। अगर सरकार खर्च कम कर देगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। फिर कुछ अन्य उपाय हैं, जैसे आयात बढ़ाना, जैसे बाहरी देशों से सामान खरीद के भारत में लाना, तो इससे क्या होगा, सामान सस्ता मिलेगा, सस्ता सामान लाना। फिर उत्पादन बढ़ाना, खाद्य उत्पादन, सप्लाई चेन सुधारना, जैसे कि सड़क बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ट्रांसपोर्ट सही करना। फिर मजदूरी पर नियंत्रण करना, जैसे ज़्यादा मजदूरी हो गई तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो सरकार मजदूरी भी कंट्रोल में रखती है। तो अब हमने देखा कि भारत में महंगाई के क्या कारण हैं, सरकार कैसे कंट्रोल करती है, आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, और कुछ अन्य तरीके क्या होते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।